नेक्स्ट सर्विस है सर्विस नंबर 5 जो कि एग्जम्पशन के अंदर आएगा। नाम है क्या? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अब जीएसटी के अंदर हमने पढ़ा हुआ है गवर्नमेंट अगर वर्ड लिखा हो तो उसका सिंपल मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये जीएसटी नहीं, ये सीजीएसटी एक्ट के अंदर हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वही एसजीएसटी एक्ट के अंदर पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट। यूटीजीएसटी के अंदर बात करें तो उसकी गवर्नमेंट, और अगर उसमें विद और विदाउट लेजिस्लेचर दोनों चीजें हैं, विद लेजिस्लेचर हो गया तब तो वो स्टेट ही हो गया, और अगर विदाउट लेजिस्लेचर होगा तो उस केस में वहां की जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो भी वहां की एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी होगी, उसको हम गवर्नमेंट मान के चलते हैं, जो सारी चीजों को मैनेज कर रही है। ठीक है, तो अगर ऐसी गवर्नमेंट जो भी है वो अगर सर्विसेज देती है तो उस केस में क्या होगा? तो बेसिकली मतलब क्या है कि गवर्नमेंट मतलब कि जो इंडिया को चला रहा है वो सर्विसेज दे रहा है अपने देशवासियों को, नागरिकों को, तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कुछ सर्विसेज वो ऐसी भी देता है जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है? टैक्सेबल है। कुछ सर्विस ऐसी भी देता है जिसके ऊपर क्या होगा? जीएसटी लगेगा, और कुछ ऐसी होती है जो कि क्या होती है? हमारी एग्जेम्प्ट। तो हमें यहाँ पे बात किसकी करनी है? एग्जेम्प्ट की। साथ ही में ये ध्यान रखते हुए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से नहीं बताया जाएगा कि क्या क्या एग्जेम्प्ट है, यहाँ पे ऐसे बताया जाएगा कि क्या क्या जीएसटी टैक्सेबल है, उसके अलावा जो बच गया वो क्या हो जाएगा? हमारा एग्जेम्प्ट। ठीक, और कुछ एक नोटिफाइड चीजें हैं कि ऐसा ऐसा होगा तब तो वो एग्जेम्प्ट है ही है। तो इस टाइप से लेके काफी सारी एंट्री है, थोड़ा सा लेंदी है बट सिंपल है और ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखो एंट्री नंबर 4 है जो क्या कह रहा है? सर्विसेज बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन, इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी। मतलब गवर्नमेंटल अथॉरिटी जो कि म्युनिसिपैलिटी उसके द्वारा जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है? हमारे एग्जेम्प्ट है। तो मुद्दा सिंपल सा मतलब क्या है कि म्युनिसिपैलिटी लेवल पे जितनी भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं अपने एरिया के नागरिकों के लिए, म्युनिसिपैलिटी का मतलब क्या हुआ कि टाउन डेवलपमेंट की अगर बात होगी तो उसके लिए म्युनिसिपैलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबल है, और अगर पंचायत की बात करें तो विलेजेस के डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उसके लिए क्या है? पंचायत हमारी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो दोनों सेम टू सेम है, एंट्री नंबर 4 और एंट्री नंबर 5। यहाँ पे सेम बातें कही गई है म्युनिसिपैलिटी के लिए, और यहाँ पे सेम बात की गई है किसके लिए? पंचायत के लिए, कि जो जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं कौन? म्युनिसिपैलिटी, वो भी एग्जेम्प्ट है। कोई भी फंक्शंस जो कि परफॉर्म किए जाते हैं पंचायत के द्वारा वो भी क्या है? आपके एग्जेम्प्ट। तो ज्यादा डीप वाली बातें नहीं है, ऑल्दो हमें आगे चल के देखने को मिलेगा कि म्युनिसिपैलिटी या पंचायत जो है वो क्या क्या काम करते हैं। फिलहाल उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ो। एंट्री नंबर 6 क्या कह रहा है? सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज। मतलब कि भैया ये सारी जो है गवर्नमेंट, ये जो भी सर्विसेज देती है वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट है, इनको छोड़ के। सारी की सारी एग्जेम्प्ट है, किनको छोड़ के? इनको छोड़ के। मतलब क्या हुआ इसका कि ये सारी जो है उनके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो वो उन्होंने बता दिया, क्योंकि एग्जेम्प्ट की लिस्ट बहुत लंबी है, तो उन्होंने कहा कि भैया गवर्नमेंट जितनी भी सर्विसेज देगी वो सारी सारी एग्जेम्प्ट होगी, इनको छोड़ के। मतलब ये सारे क्या होंगे? टैक्सेबल। कौन कौन से? पहला, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन। किसको सर्विस दी जा रही है? किसी पर्सन को दी जा रही है, अदर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। मतलब ये जो पोस्ट का डिपार्टमेंट है ये सर्विसेज दे रहा है व्यक्तियों को, पर्संस को दे रहा है। पर्संस की डेफिनेशन में भी सारे लोग आ जाएंगे, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सब आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन किसको छोड़ के? स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के। इसको क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि अगर ये इनको सर्विस दे रहा होगा तो इसको भी आप आगे देखोगे, इसको माना जाता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की सर्विसेज, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है, ये जो ए है ये एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? ये जीएसटी टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट नहीं है। ऊपर कहा गया कि भैया गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज देगी वो क्या होगी? आपकी एग्जेम्प्ट एक्सक्लूडिंग दी फॉलोइंग, इनको छोड़ के। उसमें फिर कहा गया कि भैया पोस्ट की सर्विस जो दी जाएगी जिसके अंदर कुछ चुनिंदे सर्विस यहाँ पे बता दिए गए, सारे नहीं चुनिंदे बता दिए गए कि ये सर्विसेज अगर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को तरह दी जाएगी, जो आप देखते हो स्पीड पोस्ट जो आपका होता है, तो इनके द्वारा जो भी ये पोस्टल की सर्विसेज दी जाएंगी क्या होंगी? टैक्सेबल। ये क्या होंगी? टैक्सेबल। लेकिन अदर देन फिर छोड़ दिया गया, किनको छोड़ के? अगर ये सर्विस दी जा रही है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को, तो उस केस में फिर से ये क्या हो गई? एग्जेम्प्ट। अरे बात समझ में? एक्सक्लूडिंग और फिर अदर देन आ गया, तो मतलब ये इंक्लूडिंग की बात कर रहा है। एक्सक्लूडिंग और फिर अदर देन आ गया, मतलब दो नेगेटिव हो गए तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। मतलब ये एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में चला गया कि अगर ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो होगी वो ये सारी सर्विसेज देंगी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को, तो वो अगेन क्या हो गया? एग्जेम्प्ट। लेकिन इसके अलावा किसी भी पर्सन को देंगी तो वो क्या हो जाएगा? अगला, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंट ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट। मतलब
कि पोर्ट के लिए वेसल वर्ड हो गया और एयरपोर्ट के लिए आपका एयरक्राफ्ट वर्ड हो गया। तो एयरक्राफ्ट या वेसल के रिलेटेड कितनी भी कोई भी सर्विसेज दी जाएंगी तो वो सारी की सारी क्या है, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट नहीं होती। ऑल्दो ये दी जा रही है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन स्टिल क्या है ये टैक्सेबल। अगला, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है या फिर जो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है, तो ऑल्दो गवर्नमेंट के द्वारा ले जाया जा रहा है, हमने पीछे भी देखा था कि जो गुड्स या पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन होती है, जैसे कि आप टिकट लेके जाते हो, रेलवे में ट्रैवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या जीएसटी लगता है कि नहीं लगता, तो जीएसटी लगता है। ऑल्दो अभी अब इसकी डीप में जाओगे तो कैटेगराइजेशन है कि कुछ रेल फेयर पे जीएसटी नहीं लगता, कुछ पे लगता है, लेकिन इन जनरल अभी का समझना है आपको कि भैया जो रेलवे की टिकट काटते हो आप, फर्स्ट एसी सेकंड एसी जिससे भी ट्रैवल कर रहे हो, तो उसके इसके ऊपर क्या लगता है, आपका जीएसटी लगता है, वो एग्जेम्प्ट नहीं होता। रेलवे की सर्विस कौन दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। किसको दे रही है, इंडिविजुअल्स को दे रही है, बिजनेस वालों को भी दे रही होगी, सबको दे रही होगी, लेकिन उसके ऊपर क्या है, जीएसटी टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट नहीं है। अगला, एनी सर्विसेज अदर देन सर्विसेज कवर्ड अंडर ए टू सी, जो ऊपर ए टू सी की बात कही, इसके अलावा कोई और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटीज, मतलब कि गवर्नमेंट दे रही है सर्विस, ए बी सी छोड़ दो, ए मतलब पोस्ट छूट गया, बी मतलब एयरक्राफ्ट और वेसल छूट गया, और सी का मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर छूट गया। इन तीनों के अलावा भी अगर कोई सर्विस दी जा रही होगी, किसको, इंडिविजुअल को नहीं, किसी बिजनेस एंटिटी को, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल, वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो अब ये कहा गया कि भैया गवर्नमेंट जनरली किसके लिए बात कर रही है, इंडिविजुअल्स के लिए, सर्व कल्याण में वो बेसिकली इन्वॉल्व है कि लोगों का, इंडिविजुअल लोगों को भला करना है, कॉर्पोरेट से कंपनियों का भला नहीं करना, जो नॉर्मल नागरिकों का भला करने के लिए। तो उसमें कहा कि इन तीन को छोड़ दो, ये तीन सर्विस अगर नॉर्मल नागरिक को भी देंगे तो भी हम जीएसटी लगाएंगे, लेकिन इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई और सर्विस देती है नॉर्मल नागरिक को तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन कोई और सर्विस अगर देती है किसी बिजनेस एंटिटी को तो उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो मतलब एक्सक्लूड किया जा रहा है, इंक्लूसिव में बाकी सारे हो गए, वो सारे के सारे इंक्लूसिव है कि और कोई सर्विसेज होगी तो वो सारी की सारी क्या है, आपकी एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये एंट्री नंबर 6 था। इसकी गहराई में और आगे भी जाएंगे, ऊपर वाले की नहीं जाएंगे, लेकिन इसकी गहराई में आपको एनालिसिस के अंदर भी दिखाई देगा, ऑल्दो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी, ये ऊपर भी था, एनी अदर सर्विसेज टू अ बिजनेस एंटिटी, तो वही कह रहा है कि सर्विस दी जा रही है किसी बिजनेस एंटिटी को विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू सच, ये अब ये देखो बोल्ड है, ये बोल्ड का मतलब क्या है कि पहले यहां पे ये वर्डिंग नहीं थी, यहां पे अमाउंट लिखा गया था, यहां पे क्या लिखा गया था, अमाउंट लिखा गया था, उसको चेंज करके क्या लिखा गया कि सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017। क्या मतलब है, ये किसकी बात कर रहा है, ये उस अमाउंट की बात कर रहा है जिस अमाउंट के अगर अंदर अंदर टर्नओवर होता है इंसान का तो वो क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन कराने से मुक्त, उसको कराने की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखे कि कुछ केसेस के अंदर 10 लाख है, कुछ केसेस में 20 लाख है और कुछ केसेस में 40 लाख है, तो ये सारी चीजें नहीं लिखी, इन्होंने कह दिया कि भैया उतने अमाउंट से कम है उसका टर्नओवर, ऐसी बिजनेस एंटिटी है जिसका टर्नओवर उतने अमाउंट से कम है जितने अमाउंट तक क्या मिलती है आपको, एग्जेम्पशन मिलती है, काहे से, रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो अगर उससे कम है मतलब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो ऐसी अगर बिजनेस एंटिटी है तो वो भी क्या है आपकी एग्जेम्प्ट। ऊपर क्या कहा कि बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा तो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन फिर आपको एंट्री नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एग्जम्पशन हो जाएगा अगर वो बिजनेस एंटिटी कैसी एंटिटी है, छोटी तरीके से क्या हो गई, वो छोटी एंटिटी है, उनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है पिछले साल का वो कितना है, उतने से कम, जो कि एलिजिबिलिटी होती है। अब ये लाइन लिखने का फायदा क्या है कि कल को ये 10 लाख अगर 15 लाख हो गया, 20 लाख अगर 50 लाख हो गया, 40 लाख अगर 1 करोड़ हो गया, तो इनको ये लैंग्वेज बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले यहाँ पे फिगर्स लिखी हुई थी तो उसको हर बार अमेंड करना पड़ रहा था, अब उन्होंने ये लैंग्वेज डाल दी कि भैया जो अमेंडमेंट होगी वो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में होती रहेगी और यहां वही एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लैंग्वेज रिसेंट की इंसर्ट की हुई है। आगे एक्सप्लेनेशन देखो, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एंट्री इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस एंट्री शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग सर्विसेज। कह रहा है ये जो प्रोविजन है ये किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ऊपर एक्सक्लूजन आ गया था ना आपका, क्या एक्सक्लूजन आ गया था कि भैया आइटम ABC जो होगी एंट्री नंबर 6 की, उस पे तो हमेशा हमेशा क्या होगा, टैक्सेबल। तो ये एक्सक्लूजन है, तो वही कह रहे हैं कि भैया इस लाइन का मतलब ये मत समझ लेना कि बिजनेस एंटिटी को अगर हम पोस्ट की सर्विस देंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल, टैक्सेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि एंट्री 6 के ABC आइटम के अंदर बताया हुआ है कि ये वाली सर्विस तो किसी को दी जाएगी, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो इसलिए इसको ही क्लैरिफाई करते हुए कहा गया कि भैया एंट्री नंबर हमने 7 डाला
जो कि 6 का 4 पॉइंट को और अच्छे से क्लैरिफाई कर रहा है कि 6 के 4 के अंदर हमने कह दिया था कि बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस दी जा रही है तो क्या हो गया, टैक्सेबल। लेकिन 7 में हम रिलीफ दे रहे हैं कि अगर बिजनेस एंटिटी छोटी होगी तो हम उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, उसको क्या मानेंगे, एग्जेम्प्ट मानेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एबीसी के अंदर कोई चेंजेस है। एबीसी जो एंट्री नंबर 6 का था वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर एबीसी के अंदर कोई फॉल कर रहा है तो वो टैक्सेबल ही रहेगा, चाहे वो बिजनेस एंटिटी हो चाहे वो अदर देन बिजनेस एंटिटी हो। क्लियर है वो? आगे दूसरा, और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब अगर बिजनेस एंटिटी जो है वो किस चीज की सर्विस दे रही है, रेंटिंग की। किस चीज की रेंटिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो उस केस में भी ये वाला पॉइंट आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। ये वाला पॉइंट का मतलब कि आपकी एग्जम्पशन की एलिजिबिलिटी नहीं देखी जाएगी। अगर आप रेंटिंग कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो उस केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को रेंटिंग कर रही है मूल प्रॉपर्टी की तो उस केस में इस बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर देखने की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस एंटिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ मूल प्रॉपर्टी कर रही है तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल। ठीक है, एग्जेम्प्ट वो नहीं रहेगा। आगे अगली एंट्री देखिए, ये एबीसी वाला पॉइंट तो हमेशा रखना। एबीसी वाला हमेशा एक्सप्लेनेशन के अंदर रहेगा कि भैया एंट्री नंबर 6 का जो एबीसी है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, टैक्सेबल। ठीक है, कोई भी और पॉइंट आ जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो बदल जाएगा, वो एंट्री अपनी जगह पे स्थिर रहेगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। तो एंट्री नंबर 8 आपका इंपॉर्टेंट है कि भैया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर कोई सर्विस का लेन देन हो रहा है तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट। ये आने के बाद में क्लैरिफिकेशन इसकी आई थी। आज के टाइम में तो खैर पुराना हो गया, लेकिन पीछे इसकी बहुत चर्चा थी और आज भी इसकी चीज मतलब इस चीज को लेकर प्रैक्टिकली लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, बट सिंपल है कि भैया अगर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो, वो किसी और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल तो खैर एक ही होगा, किसी और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी को कोई सर्विसेज दे रही है तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट एज पर एंट्री नंबर 8। However, nothing contained in this entry shall apply to services referred in the item A, B and C of entry number 6 above। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर सर्विस देगी किसको, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को या किसी स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये नहीं है कि वो छूट हो जाएगी, क्योंकि एंट्री नंबर 8 तो कह रहा है कि वो छूट हो जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या है, गवर्नमेंट एंटिटी हो गई। और वो अगर किसी गवर्नमेंट को, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या किसी को सर्विस दे रही होगी पोस्ट की, सर स्पीड पोस्ट की, तो हम बोल देंगे एंट्री नंबर 8 के हिसाब से वो एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एंट्री नंबर 6 का एबीसी पॉइंट है उस केस में ये एंट्री नंबर 8 नहीं लगेगा। मतलब एयरक्राफ्ट की सर्विस अगर दी जा रही होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो क्या होगा, टैक्सेबल। पोस्ट की सर्विस दी जा रही होगी तो वो क्या होगा, टैक्सेबल। क्लियर है चीज? क्या चीज? एक मिनट, ये वाला पढ़ रहे हो ना? हाँ जी, इसके अंदर देखो क्या किया था, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, मतलब इनके अलावा अगर किसी को दी जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा टैक्सेबल, अदरवाइज वो रहेगा एग्जेम्प्ट। लेकिन इसके अंदर एक और चीज कौन सी नहीं आ रही, लोकल अथॉरिटी। इसके अंदर एक और चीज कौन सी नहीं आ रही है, लोकल अथॉरिटी आपका इंक्लूड नहीं हो रहा। और इसके अंदर क्या है कि भैया लोकल अथॉरिटी भी इंक्लूड हो गई, मतलब गवर्नमेंट टू लोकल अथॉरिटी होगा तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। साथ ही में एक और चीज क्या कह रहा है कि हाउएवर नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू सर्विसेज रेफर्ड इन आइटम ए, बी एंड सी। अब देखो यहां पे क्या है, आप किसको पकड़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ए वाले को। बी में ऐसा कुछ था क्या, नहीं। सी में ऐसा कुछ था क्या, नहीं। तो एंट्री जो 8 है वो तीनों की क्लैरिफिकेशन दे रहा है और ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसको पकड़ना है आपको, लोकल अथॉरिटी वाले को। बाकी के लिए तो क्लियर है, पर बी और सी में ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो बी और सी का अगर एयरक्राफ्ट की सर्विस होगी गवर्नमेंट टू दूसरे गवर्नमेंट तो वो क्या होगा, टैक्सेबल, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, टैक्सेबल। क्योंकि एंट्री नंबर 8 जो है वो है तो, लेकिन जो एंट्री नंबर 6 के आइटम ए, बी, सी है वो ओवरराइड कर रहे हैं वहां पे, मतलब उनकी बात प्रिवेल की जाएगी एज कंपेयर टू एंट्री नंबर 8। बट उसके अलावा और कोई कंटेंट होगा, कोई और सर्विसेज होगी, कोई और एक्टिविटी होगी तो वो क्या है आपकी एग्जेम्प्ट। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे 3 आइटम है और ऑल्दो सिर्फ एक आइटम के अंदर वाली छोड़ दी गई थी जिसमें पोस्ट वाली बात आई। नाउ एंट्री नंबर 9, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी वेयर द कंसिडरेशन फॉर सच सर्विसेज
डज नॉट एक्सीड 5,000। क्या कह रहे हैं कि अगर ये गवर्नमेंट जो है वो सर्विसेज दे रही है और उसका जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5,000 से ज्यादा नहीं मिल रहा, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेप्ट। ठीक है, अब देखो एक चीज और कि जब गवर्नमेंट जो है वो सर्विसेज दे रही होती है तो उस केस में जीएसटी कौन पे करता है, मतलब कैसे पे किया जाता है, फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज? मैक्सिमम जगहों पे क्या लगता है आपका, रिवर्स चार्ज लगता है। गवर्नमेंट सर्विस दे रही होती है लेकिन सामने वाले को रेसिपिएंट को पे करना पड़ता है अंडर रिवर्स चार्ज। तो इसलिए इस वाले पॉइंट को लाना जरूरी था क्योंकि छोटी मोटी 150, 200, 500 वाली सर्विसेज को इंक्लूड ना किया है, तो उन्होंने एक अमाउंट का ब्रैकेट बनाया कि रिवर्स चार्ज जो होगा वो एप्लीकेबल कहां से होगा, 5,000 के बाद से। 5,000 से पहले की अगर कोई सर्विस होगी गवर्नमेंट दे रही है किसी भी इंडिविजुअल को, तो वहां पे टैक्स पे करने की ही जरूरत नहीं है, उसको एक्सेप्शन कैटेगरी में डाल दिया। मतलब कहीं ना कहीं ना फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है ना रिवर्स चार्ज लग रहा है, अदरवाइज छोटी छोटी अमाउंट्स के अंदर काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर वही वाली चीज सेम आ गई कि भैया इस एंट्री का एंट्री नंबर 6 के एबीसी से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज और ध्यान दो कि अगर कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है वैसे आगे पढ़ोगे, बस मोटा मोटा इसका मतलब ये होता है कि सप्लाई ऑफ सर्विस जो है वो रेगुलर बेसिस पे ड्यूरिंग द ईयर चलती रह रही। ठीक है, तो अगर कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होगा तो उस केस में एग्जम्पशन कैसे देखा जाएगा, जो 5,000 रुपए वो कब का माना जाएगा, एक फाइनेंशियल ईयर का। एक सर्विस है फिर तो 5,000 लेना ही लेना है, लेकिन अगर एक साथ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस चल रहा है तो उस केस में आपको जो 5,000 की लिमिट होगी वो किसकी होगी, एक फाइनेंशियल ईयर की, कि वो उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर उससे एक्सीड हो गया तो फिर आपका जीएसटी एग्जम्पशन हट जाएगा, आपको वो जीएसटी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है, डीप में अपने को पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आगे चल के फिलहाल इस पे डीप में नहीं जाना। मोटा मोटा ये समझो कि भैया सप्लाई जो सर्विस की है वो रेगुलर बेसिस पे दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल एंटिटी को, तो दैट मींस कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस इन सिंपल। नाउ 9C क्या बात कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी टू, किसके द्वारा दी जा रहा है, गवर्नमेंट एंटिटी के द्वारा। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और एनी पर्सन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। मतलब या तो इन चारों को मिल रहा है या फिर कोई और पर्सन जो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया उसको दिया जा रहा है। किसके द्वारा, गवर्नमेंट एंटिटी के द्वारा। अगेंस्ट कंसिडरेशन, ऑब्वियस बात है कंसिडरेशन मिलना जरूरी है, रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी इन फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। मतलब कि जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है वो सर्विस के बदले जो उसको पैसा मिल रहा है वो पैसा का फॉर्म क्या है, ग्रांट के रूप में। जैसे कि गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह होते हैं जिसके बेसिस पे कई ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है, गवर्नमेंट एंटिटी कई ऐसी चल रही होती है जिनको कि पैसा मिलता है, वो सर्विस देती है। किसको देती है, गवर्नमेंट को देती है। सपोज गवर्नमेंट कह रही है रिसर्च करो, गवर्नमेंट एक अपनी एंटिटी खोल दी और उस पर रिसर्च का काम चल रहा है, तो रिसर्च का जो काम चल रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर चाहे किसी भी चीज के ऊपर, तो वो जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके वो सर्विस एक तरीके से किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट को। ठीक है गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट ने वो एंटिटी बनाई है, वहां अपने स्टाफ बिठा दिया, उनको कहा कि बेटा तुम रिसर्च करो, और वो रिसर्च करके वो सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कुछ अच्छा वो ढूंढ के निकालेंगे तो वो किसको फायदा मिलेगा, गवर्नमेंट को मिलेगा, और गवर्नमेंट उसके बदले उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या देती है, ग्रांट। मतलब पैसे दे रही, फंडिंग दे रही है, लेकिन उसका नाम क्या होता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स के रूप में अगर कंसिडरेशन मिल रहा है उस एंटिटी को, तो वैसी एंटिटी भी क्या मानी जाएगी, एग्जाम। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सर्विस दी और उससे पैसा लिया गवर्नमेंट से और फिर मैं किसी और को भी सर्विस दे रहा हूं, नहीं, मैं एक ऐसी एंटिटी हूं जो कि सर्विस दे रहा हूं, किसको, गवर्नमेंट को, या फिर किसी ऐसे पर्सन को जिसको स्पेसिफाई कर रखा है उसी गवर्नमेंट ने, इन चारों में से किसी ने भी, स्टेट, सेंट्रल, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। ये इनको दे रहा हूं डायरेक्टली या इनके द्वारा किसी भी पर्सन को स्पेसिफाई जो इन्होंने किया उनको दे रहा हूं, और उसका पैसा मुझे गवर्नमेंट ही दे रही है, लेकिन किस फॉर्म में दे रही है, ग्रांट के फॉर्म। ठीक है, तो इस टाइप की जनरली रिसर्च वगैरह के एस्टैब्लिशमेंट में ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे अगर इसका एग्जांपल लोगे तो आप सर्च कर सकते हो, सीडेक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट है, जिसका जनरली काम होता है रिसर्च करना। ठीक है, आईटी इनेबल कुछ रिसर्च का काम करती है, कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड जो सुपर कंप्यूटर वगैरह बनाए गए थे वो इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। तो इस टाइप की जो एस्टैब्लिशमेंट है, ऑल्दो ये गवर्नमेंट एंटिटी है, इनका ये फंडिंग कहां से हो रहा है, गवर्नमेंट एंटिटी चल कैसे रही है, तो गवर्नमेंट के पैसों से चल रही होती है, लेकिन वो ग्रांट के रूप में इनको पैसा मिलता है और ये रिसर्च में लगे रहते हैं, अपना काम काज करते रहते हैं, उसी से सैलरी वैलरी सब लेके चलाते हैं अपना काम। ठीक है, तो ऐसी एंटिटी भी क्या मानी जाएगी, एग्जम्पशन के अंदर आ जाती है, इनको भी कोई जीएसटी पे करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि खुद सोचो ना, गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा और गवर्नमेंट ही पैसा दे रही है उसको, तो सेंस क्या हो। आगे, सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम, कोई ओल्ड एज होम की सर्विस दी जा रही है, किसके द्वारा चला रहे हैं, रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये आपने पहले ही पढ़ा था, ऐसी एंटिटी जो कि 12AA के अंदर रजिस्टर्ड होती है, जनरली सोशल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होती है, तो या तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट चला रही है या फिर कोई ऐसी एंटिटी चला रही है जो कि रजिस्टर्ड है। ठीक है, और ये ओल्ड एज होम की सर्विसेज किसको दे रहे हैं, टू इट्स रेजिडेंट एजेड 60 इयर्स और अबव। मतलब कि जिसको वो सर्विस दी जा रही है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए,
रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 60 साल या फिर उससे ज्यादा। और ऑब्वियसली बात है उनसे पैसे भी तो लिए जाएंगे, मुफ्त में तो रखा नहीं जाएगा, तो उनसे जो कंसिडरेशन लिया जा रहा है वो कितना लिया जा रहा है, 25,000 पर मंथ पर मेंबर। मतलब अगर आपने ओल्ड एज 2 मेंबर को रखे हुए हैं तो आप मैक्सिमम कंसिडरेशन कितना ले सकते हो हर महीने का, 50,000 रुपए, एक के लिए 25,000 रुपए। और क्या इस 25,000 के अंदर सब इंक्लूड होगा या और भी आप अलग से पैसे ले सकते हो किसी और नाम से? नहीं, इस 25,000 के अंदर क्या है, ये ऑल इंक्लूसिव है। जितनी भी आप उसको रहने की खाने की जो भी फैसिलिटीज वगैरह दे रहे हो अपने ओल्ड एज होम के अंदर, वो सारा कुछ इंक्लूड होना चाहिए 25,000 के अंदर, और उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा मतलब कितने सारे कंडीशन आ गए कि क्या चला रहे हो आप, ओल्ड एज होम, कुछ और चलाओगे एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। कौन चला रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या 12AA वाला, इसके अलावा कोई और अगर रन कर रहा होगा तो उसको एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। किसको सर्विस दी जा रही है, ये रेजिडेंट्स को, मतलब नॉन रेजिडेंट को दी जाएगी तो एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। 60 एज और 60 से ऊपर होना चाहिए, अगर 58 का होगा तो एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। कंसिडरेशन लेना तो है, बिना कंसिडरेशन का होगा तो एग्जाम्पशन का सवाल ही नहीं उठता, पैसे ही नहीं आ रहे तो जीएसटी का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, कितना होना चाहिए, 25,000 अप टू 25,000, मतलब 25,000 तक भी होगा तो चलेगा, 25,000 से ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा। और ये क्या है, पर मंथ पर मेंबर, एक मेंबर के लिए 25,000 रुपया मैक्सिमम ले सकते हो एक महीने का। नाउ प्रोवाइडेड दैट द कंसिडरेशन चार्ज इज इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस फॉर बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेंटेनेंस, मतलब जितनी भी चीजें होती है वो सब कुछ ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए 25,000 रुपए। ऐसा नहीं आप किसी और नामों से अलग अलग तरीके से पैसे चार्ज कर रहे हो तो वो भी नहीं माना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़िए। 34A क्या कह रहा है, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी टू देयर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs by way of guaranteeing the loan taken by such undertaking or PSUs from the banking companies and financial institutions। मतलब क्या हुआ कि जनरली क्या होते हैं कि जो गवर्नमेंट की कंपनीज वगैरह होती है, PSUs वगैरह होते हैं, फॉर एग्जांपल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ठीक है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसका काम क्या होता है कि भैया फूड वगैरह परचेज करना किसानों से और अपने पास स्टॉक बना के रखना, या फिर जिस स्टेट में या जिस जगह पे इसकी कमी है वहां पे इसको पूर्ति करना, इस टाइप का मोटा मोटा इनका काम है। अब इनको इस काम को करने के लिए कई बार लोन लेने की जरूरत पड़ती होगी, तो ये बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। तो बैंक क्या कहता है, जनरली जो भी बैंक होता है वो क्या कहता है कि FCI किसके द्वारा रन किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस बैंक को कहती है कि बेटा टेंशन ना ले, तू लोन दे दे जितना वो मांग रहे हैं, अगर कल को डूबेगा ना तो हम बैठे। इस टाइप का क्या दिया जाता है, गारंटी। किसको दिया जाता है, बैंक को। तो बैंक आंख बंद करके FCI को लोन पे लोन देता रहता है, कोई दिक्कत नहीं जी, काम करो। क्यों, क्योंकि बैंक को गारंटी किसने दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी तो किसके बिहाफ पे दी है, FCI के बिहाफ पे दी है। किसको दी है, बैंक को दी है। तो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एक सर्विस दे रहा है। किसकी सर्विस दे रहा है, गारंटी की, लोन की गारंटी की सर्विस, मतलब लोन रिपेमेंट हो जाएगा, आपका लोन का पैसा नहीं डूबेगा। तो इस टाइप की गारंटी अगर दी जा रही है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो वो गारंटी भी क्या मानी जाएगी, एग्जेम्प्ट। ठीक, तो ये भी सर्विस है लेकिन ये सर्विस टैक्सेबल नहीं है। आगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब कई बार आप देखते हो कुछ रजिस्ट्रेशन कराने के कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, तो जो चार्जेस आप दे रहे हो उस पर भी क्या है, जीएसटी नहीं लगेगा। सपोज जीएसटी का रजिस्ट्रेशन में तो फिलहाल अब चार्ज नहीं लगता, लेकिन पहले सपोज वैट का रजिस्ट्रेशन होता था, सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन होता था, तो उसके अंदर हमें गवर्नमेंट की फीस देनी पड़ती थी। तो जो फीस देनी पड़ रही है किसी भी टाइप की कोई रजिस्ट्रेशन अगर गवर्नमेंट के अंदर किया जा रहा है, उसकी जो भी चार्जेस पे किए जा रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस जीएसटी मुक्त होंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चार्जेस कहीं ना कहीं उससे और महंगा हो जाएगा, क्यों करना। आगे, टेस्टिंग, कैलिब्रेटिंग, सेफ्टी चेक और सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स और पब्लिक एट लार्ज इंक्लूडिंग द फायर लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी अगर गवर्नमेंट कर रही है, किस टाइप की एक्टिविटी, टेस्टिंग वगैरह करवा रही है, मतलब कहीं ना कहीं वर्कर्स के, कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी सर्विस दे रही है, तो वो सर्विस भी क्या है आपका, एक्सेप्ट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, इस टाइप की चीज भी की जाती है। आप लाइसेंस बनवाते हो तो कुछ फीस देनी पड़ती है ड्राइविंग लाइसेंस की, ऐसे वीजा पासपोर्ट बनाते हो तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ती है। तो इस टाइप की जो भी आप फीस की पेमेंट कर रहे हो वो भी क्या है, जीएसटी मुक्त, मतलब उस पर भी वो सर्विस तो दे रही है लेकिन उस पर जीएसटी नहीं लिया जाएगा। आगे 62 नंबर एंट्री, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट for which consideration in form of fines or liquidated damage is payable to the central government, state government, union territory और local authority under such contract। मतलब क्या हुआ
कि अगर सपोज आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गवर्नमेंट के साथ, लाइक मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैंने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने कहा कि मैं आपको ये काम करके दूंगा इस तारीख के अंदर, सपोज 2 महीने के अंदर मैं आपको एक ब्रिज बना के दूंगा, ऐसा मैंने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं वो 2 महीने के अंदर ब्रिज नहीं बना पाया, तो ये क्या हुआ, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने परफॉर्म नहीं किया तो उसके ऊपर मेरे ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी, जो भी हमारा एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो मुझ पे पेनल्टी लगाएंगे। तो अगर वो मुझ पे पेनल्टी लगा रहे सपोज 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए के ऊपर क्या जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कह रहे हैं कि अगर वो पेनल्टी या फाइन आप दे रहे हो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन यही अगर पेनल्टी मैं किसी इंडिविजुअल को दे रहा हूं अदर देन गवर्नमेंट को दे रहा हूं, तो लगेगा नहीं लगेगा, तब लगेगा। सपोज मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने तोड़ दिया, मैंने तोड़ दिया, तो उसके ऊपर हम कोर्ट में गए तो कोर्ट ने बताया कि चलो जी तुम्हें 10,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो क्या उस 10,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइन और पेनल्टी किसको नहीं दी जा रही, गवर्नमेंट को नहीं दी जा रही है, तो उस केस में लगेगा। बट अगर यही फाइन और पेनल्टी दी जा रही है किसको, गवर्नमेंट को, तो उस केस में पेनल्टी के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। क्लियर? आगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय the central government, state government, union territory or local authority by way of assignment of right to use natural resources to an individual farmer for cultivation of plants and rearing of all life form of animals except the rearing of horses। ये हमेशा एक्सेप्शन में रहता है, पीछे भी था। किस लिए कर रहे हैं सारी चीजें, फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। मतलब क्या हुआ कि भैया अगर किसी को राइट्स वगैरह दिए जा रहे हैं कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि राइट्स वगैरह, लाइसेंस वगैरह दिया जाता है, ठीक है, जैसे कोल माइनिंग के राइट्स दिए जाते हैं, पहाड़ों को खोदने के राइट दिए जाते हैं, जंगलों को ठीक करने के राइट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो इस टाइप के राइट जब गवर्नमेंट देती है तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है नहीं लगता, लगता है, उसके ऊपर लगता है। लेकिन ऐसा ही अगर कोई राइट दिया जा रहा है किसको, फार्मर्स को, काहे के लिए, प्लांटेशन वगैरह करने के लिए या फिर रेयरिंग ऑफ एनिमल्स करने के लिए अदर देन हॉर्सेस, तो उस पर्पस के लिए अगर दी जा रही है कोई राइट्स वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा, किसको दी जा रही है, फार्मर्स को सिर्फ और सिर्फ दी जा रही है, तो उसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल है कि भैया नॉर्मल सेंस में तो लगता है, कोल माइनिंग की राइट्स दिए जाते हैं और भी अलग अलग टाइप के आपको राइट्स दिए जाते हैं, आपके 4G 5G के राइट्स दिए जाते हैं, स्पेक्ट्रम जो कहता है बेसिकली, तो उसके ऊपर सबके ऊपर जीएसटी लगता है। लेकिन फार्मर्स को अगर कोई राइट दिए जा रहे हैं कि भैया तुम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग, तो उसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगेगा। आगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और बाय वे ऑफ deputing officers after office hours or on holidays for inspection or container stuffing or such other duties in relation to import export cargo on payment of merchant overtime charges। मतलब क्या हुआ कि भैया आप छुट्टी वाले दिन या फिर ऑफिस आवर खत्म होने के बाद अपने ऑफिसर्स को डिप्यूट कर रहे हो, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो अपने ऑफिसर्स को लगा रही है कि भैया तुम्हें ये काम करना है। क्या काम करना है, इंस्पेक्शन का या फिर कंटेनर्स को स्टफिंग, मतलब कंटेनर्स को फुल करने का एक तरीके से काम, ठीक है। और किसके रिलेशन में ये काम है, ये रिलेशन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो कार्गो आते हैं जाते हैं उसकी इंस्पेक्शन वगैरह करनी है, उसकी स्टफिंग वगैरह करनी है। और ये काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है अपने ऑफिसर से, और कब करवा रही है, ऑफिस आवर्स के बाद करवा रही है या छुट्टी वाले दिन पे करा रही है, तो इस चीज से सामने वाले से क्या लिए जाते हैं, चार्जेस। जिसके लिए काम किया जा रहा है उससे क्या लिए जाते हैं, इसके चार्जेस। तो वो जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो क्या है, जीएसटी मुक्त, मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस। तो ये मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस जो सामने वाले से लिए जा रहे हैं, मर्चेंट से लिए जा रहे हैं कि भैया हमने अपने ऑफिसर लगाए हैं तो तुम्हें ये सेवा प्रदान कर रहे हैं तो आपको उसके चार्जेस देने पड़ेंगे, तो वो जो चार्जेस लिए जाएंगे वो क्या होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। नाउ 65B, ये थोड़ा सा लाइट समझ में आएगा फिलहाल, आगे थोड़ा डीप समझ में आएगा, बट फिलहाल जितना है कोशिश कर रहा हूं मैं आपको समझाने का, थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ये सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। सर्विसेज दी जा रही है किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किसको दी जा रही है, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर ERCC बाय वे ऑफ असाइनिंग द राइट to collect royalty on behalf of the state government on the mineral dispatched by the mine lease holders। मतलब क्या हुआ कि भैया हमने किसी को लीज दे दिया, मतलब माइन लीज होल्डर्स है जिसको हमने राइट्स वगैरह दे दिए कि भैया तुम इसमें से माइन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इस टाइप का काम कर सकते हो। तो जितना भी वो एक्सट्रैक्ट करते हैं उस प्रोपोर्शन पे उससे क्या लिया जाता है, रॉयल्टी लिया जाता है। गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, रॉयल्टी की, भैया जितना हम एक्सट्रैक्शन करेंगे बेस्ड ऑन दैट जो भी हमारा एग्रीमेंट हुआ होगा उसके बेसिस पे हम आपको क्या देंगे, रॉयल्टी देंगे। उस रॉयल्टी के लिए एक बंदा है जिसका नाम क्या है, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, जिसका काम क्या है, राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द
स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो रॉयल्टी कलेक्ट करता है। किससे कलेक्ट करता है? जो हमारा माइनिंग लीज होल्डर है, मतलब जिसके पास वो माइनिंग को एक्सट्रैक्ट करने का लीज जिसने लिया हुआ है, वो बंदा है हमारा माइनिंग लीज होल्डर। ठीक है, तो इस टाइप की जो सर्विस दी जा रही है वो भी क्या है आपकी? एग्जेम्प्ट। वो भी सर्विस क्या है आपकी? एग्जेम्प्ट। ठीक है, अब यहां पे ना इसमें यहां पे कैलकुलेशन बताई गई है, ऑल्दो ये आपके लिए इतना रेलेवेंट है नहीं, बट ये हाउएवर वाली एक चीज बताई जा रही है, वो देखो क्या है। कह रहा है हाउएवर एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो जाएगा कभी ना कभी। जब वो खत्म हो गया, ईआरसीसी जो है आपका, उसको सबमिट करना है एक अकाउंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, और उसको सर्टिफाई करना है क्या कि द अमाउंट ऑफ जीएसटी डिपॉजिटेड इज मोर देन जीएसटी एग्जेम्प्टेड। मतलब उसके अंदर कुछ जीएसटी एग्जेम्प्ट हुआ, कुछ जीएसटी डिपॉजिट किया गया, तो उसका एक कंपैरिजन करना है कि भैया जितना जीएसटी डिपॉजिट किया गया है वो जीएसटी एग्जेम्पशन से क्या है? ज्यादा है। इस चीज को सर्टिफाई करके देगा कौन? ईआरसीसी। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में जो उसका डिफरेंस होगा वो कौन पे करेगा? ईआरसीसी को पे करना पड़ेगा। मतलब ईआरसीसी को रिस्पॉन्सिबल किया गया था, तो ईआरसीसी से क्या ठहराया गया था कि भैया जितना जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा उससे ज्यादा ही जीएसटी क्या होना चाहिए? डिपॉजिट होना चाहिए। इन केस अगर वो कम हो गया तो जो भी उसका डिफरेंस निकल के आएगा वो किसको भरना पड़ेगा? ईआरसीसी। ठीक, तो ये थोड़ा सा एक हायर टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसको एक जगह और रिलेट करके आगे समझने में आएगा, बट फिलहाल थोड़ा बहुत आप इसको माइंड में सेट कर सकते हो। ओके, ERCC of the assignment of right to collect royalty and where such amount of GST paid by mining leaseholder is less than the amount of GST exempted। अगर GST paid से कम है GST exempted, the exemption shall be restricted to such amount as is equal to the GST paid by the mining leaseholder and ERCC shall pay the difference। किसके बीच में? GST exempted on the service provided by state government to ERCC of the assignment of right to collect royalty and GST paid by the mining leaseholders on royalty। जो mining leaseholder है, मतलब देखो यहाँ दो चीज आ रही है ना, कौन सी दो चीज आ रही है? GST exempt कौन सा वाला है? जो सर्विस स्टेट गवर्नमेंट और ERCC के बीच में है, और GST पे किसके ऊपर करना पड़ेगा? जो माइनिंग लीज होल्डर है, जितना वो एक्सट्रैक्शन कर रहा है उसके ऊपर वो जीएसटी पे कर रहा है, वो तो एग्जेम्प्टेड नहीं है, उसको तो राइट दिया गया, उस राइट के ऊपर तो जीएसटी लगता है। तो इसके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है कि भैया जो जीएसटी एग्जेम्प्टेड वाला पोर्शन है, जो किसके बीच में आ रहा है? स्टेट गवर्नमेंट और ईआरसीसी के बीच में, और जीएसटी पे किसको करना पड़ रहा है? स्टेट गवर्नमेंट और जो आपका माइनिंग लीज होल्डर है जिसने माइनिंग की है, तो एक्सट्रैक्शन कर रहा है, जितना एक्सट्रैक्शन कर रहा है उसके ऊपर वो क्या कर रहा है? जीएसटी पे कर रहा है। तो इनके बीच की जो सर्विस है, इस सर्विस को हमने क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट। और ये वाली जो सर्विस है, ये वाली तो ऑब्वियसली क्या होती है आपकी? टैक्सेबल, इसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो ये कंपैरिजन करना है कि भैया ये एग्जेम्प्टेड और ये जो टैक्सेबल है, इसके अंदर हमेशा ये टैक्सेबल क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ऐसा ना हो ना कि जितना हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जितना हमें फायदा हो रहा है, और एग्जेम्पशन हमने उससे ज्यादा की दे दी, तो एग्जेम्पशन फिर नहीं देंगे। फिर क्या कह रहे हैं कि अगर सपोज करो जीएसटी टैक्सेबल है 100 और जीएसटी एग्जेम्प्ट है 80, ठीक है, तब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जीएसटी टैक्सेबल है 80 और एग्जेम्प्ट कर दिया हमने 100, तो हम कह रहे हैं कि भैया 100 को एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, कितना करेंगे? 80 एग्जेम्प्ट करेंगे, और 20 जो होगा वो ईआरसीसी को क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। क्लियर है बात? चलिए, एक नीचे आपको मीनिंग बता दी कि आपके माइनिंग लीज होल्डर होते क्या है। तो माइनिंग लीज होल्डर मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड, जिसको मिला है, क्या मिला है? माइनिंग लीज, क्वेरी लीज और लाइसेंस और अदर मिनरल कंसेशन under the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 and the rules made thereunder or the rules made by a state government under section 15 subsection 1 of the act। मतलब कि जो भी ये एक्ट है इसके तहत जिसको माइनिंग लीज दी गई है, मतलब उसको परमिशन दी गई है लीज पे कि भैया तुम यहां से एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, और जितना भी एक्सट्रैक्शन करोगे उसके ऊपर हमें क्या दोगे? रॉयल्टी। क्लियर? लास्ट पॉइंट आता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 by way of rehabilitation therapy or counseling and such other activity as covered by the said act at the medical establishment, educational institution, rehabilitation centers established by central government, state government or union territory or any entity registered under section 12AA of the income tax act 1961। मतलब क्या हुआ कि भैया कोई भी गवर्नमेंट की हॉस्पिटल कह लो एक तरीके से, एस्टेब्लिशमेंट जो है, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट करी है किस चीज के लिए? कि वो रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, वहां पे प्रोफेशनल्स हैं जो रिहैबिलिटेट करते हैं, लोगों को ठीक करने का काम करते हैं, रिहैबिलिटेशन करते हैं, थेरेपी देते हैं, या फिर उनकी काउंसलिंग करते हैं, मतलब जीने की इच्छा जगाना। इस टाइप के सेंटर्स होते हैं कई सारे गवर्नमेंट्स के। तो इस टाइप के गवर्नमेंट के सेंटर्स के अंदर जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो सर्विस दे रहे हैं, तो वो जो सर्विस दी जा रही है कहीं ना कहीं उस पूरे हॉस्पिटल के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल को जो बीमार है, जिसको थेरेपी की जरूरत है, तो वो क्या माना जाएगा? आपका एग्जेम्प्ट। क्लियर है? एक तरीके से एक काइंड ऑफ हॉस्पिटल
टाइप की चीजें होगी, लेकिन गवर्नमेंट के फॉर्म में दी जा रही है और इसको हॉस्पिटल नहीं है, इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर के नाम से जाना जा रहा है। तो थोड़ा सा बस डिफरेंस ये यहाँ पर है। आपको पता है कि वहां पे भी क्या होता है, ये एग्जेम्प्ट। हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर भी क्या था, ये एग्जेम्प्ट, ठीक है। बट ये 74A आपका इस कैटेगरी के अंदर लिया गया है। तो ये सारी बातें थी, ऑल्दो अपने डीप में समझ लिया है, लेकिन इसकी एनालिसिस एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से। बिजनेस एंटिटी क्या होती है, जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस एंटिटी कहलाते हैं। गवर्नमेंटल अथॉरिटी क्या होती है, तो क्या कहा जा रहा है, अथॉरिटी और बोर्ड और एनी अदर बॉडी जिसको सेटअप किया गया है कैसे, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टैब्लिश किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और जिसके अंदर 90% या उससे ज्यादा जो है पार्टिसिपेशन है by way of equity or control to carry out any function entrusted to municipality under this constitution, और दूसरा पंचायत अंडर आर्टिकल दिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मुद्दा क्या हुआ कि इसमें कहा जा रहा है कि गवर्नमेंटल आपकी अथॉरिटी कैसे पहचानेंगे, तो या तो किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा उसको इनकॉर्पोरेट किया गया हो, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, एस्टैब्लिश किया गया हो, और साथ ही में कंडीशन क्या है कि कितने परसेंट की आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, 90% या उससे ज्यादा, तब आप मानोगे कि वो क्या है, आपकी गवर्नमेंटल अथॉरिटी है। गवर्नमेंटल एंटिटी के केस में भी सेम रूल है। और एक चीज ध्यान देना, गवर्नमेंटल एंटिटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है। गवर्नमेंट कंपनी में आपको पता है कि भैया 50% ज्यादा शेयर होल्डिंग जैसी गवर्नमेंट की जाती है वो गवर्नमेंट कहलाती है। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे सेम चीज है कि गवर्नमेंटल एंटिटी जो होगी वो कौन सी होगी, अगेन से सेटअप किया गया हो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, और जिसके अंदर पार्टिसिपेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए, 90% या उससे ज्यादा। नाउ एयरक्राफ्ट क्या होता है, इसके भी आपको मीनिंग में हद में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो इसकी मीनिंग कहां से उठाई गई है, सेक्शन 2(1) ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। तो इसमें इतनी डीप जाने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा बस पढ़ के खत्म करना है, ना ये पूछा जाएगा ना रेलेवेंट है। Aircraft means any machine which can derive support in the atmosphere from the reaction of air other than reaction of the air against the earth surface, and includes क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, balloons were fixed or free airships, kites, gliders, flying machines etc. ये एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन है, नॉट रेलेवेंट एट ऑल। एयरपोर्ट की डेफिनेशन है, ये भी रेलेवेंट नहीं है। ये देखो कहां से उठाया गया, ये उठाया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 से, ठीक। क्या कह रहे हैं, एयरपोर्ट का क्या मतलब है, मींस अ लैंडिंग और टेकिंग ऑफ एरिया, यहां पे एयरक्राफ्ट आपके लैंड करते हैं या फिर वहां से वो टेक ऑफ करते हैं, फॉर एयरक्राफ्ट यूजुअली विद रनवेज एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड पैसेंजर फैसिलिटीज, एंड इंक्लूड्स एयरड्रोम एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। अगेन नॉट रेलेवेंट, थोड़ा बहुत मोटा मोटा पता होना चाहिए कि क्या क्या वर्ड्स को यूज करना है। आगे बढ़ी, रेलेवेंट बातें आगे शुरू होंगी। एग्जेम्पशंस टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, तो देखो क्रक्स में समझेंगे क्या कह रहा है कि नॉट ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ऐसा नहीं है कि ये सारी सर्विसेज क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, कुछ एक टैक्सेबल भी होती है। कौन कौन सी, जैसे आपने पोस्ट वाली देखी, अब मैं डीप में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर ऊपर लेके चल रहा हूं कि वो सर्विसेज जो कौन देता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देता है। यहाँ पे देखना काउंट करना, सारी सर्विसेज नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ सर्विसेज कुछ सर्विसेज ऐसी भी दे रहा होगा जो क्या होंगी एग्जेम्प्ट। किन की चीज की बात की गई है, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज। ये 4 सर्विसेज आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो ऑर्डिनरी पोस्ट होती है वो आपकी टैक्सेबल नहीं होती है, या आप कुछ एक्सक्लूसिव सर्विस ले रहे हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से तो उसको टैक्सेबल करना पड़ेगा। बट नॉर्मल सर्विसेज जो बेसिक नीड वाली सर्विसेज होती है, जो कि एक संस्कारी मतलब सरकारी संस्थान को देना है, तो वो तो फ्री है, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए 4 चीजों को याद भी रखना है आपको कि कौन कौन से ऐसे 4 सर्विसेज हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा दिए जाते हैं और वो एग्जेम्प्ट नहीं होते, ठीक। दूसरा आपने देखा था सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और व्हीकल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ एन एयरपोर्ट और अ पोर्ट। और अगला देखा था आपने ट्रांसफर ऑफ गुड्स और पैसेंजर, ये भी टैक्सेबल होता है। उसके बाद हमने देखा था कि कोई और सर्विसेज जो दी जा रही है ए, बी और सी को छोड़ के, किसको दी जा रही है, बिजनेस एंटिटी को, जिसका की एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो कितने से ज्यादा है, जो एलिजिबिलिटी होती है एग्जेम्पशन की उससे ज्यादा है। नाउ अब ए, बी और सी के अंदर जो सर्विसेज है वो मल्टीपल जगह यूज किया गया था, तो इसलिए इसको नाम दिया जा रहा है क्या, स्पेसिफाइड सर्विसेज। ये 3 वैसी सर्विसेज होंगी जिसको क्या नाम दिया जा रहा है, स्पेसिफाइड सर्विसेज का, क्योंकि ये और भी जगह पे वर्ड यूज होगा तो बार बार वो लाइन लिख के हम क्या लिखेंगे, स्पेसिफाइड सर्विसेज, जिसके अंदर आपको क्या मान के चलना है, पोस्ट की 4 सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर और एयरक्राफ्ट और वेसल की सर्विसेज। नाउ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, क्या है मतलब गवर्नमेंट का, तो आप क्या कहते हो कि सीजीएसटी एक्ट में अगर हम गवर्नमेंट को देखते हैं तो उसका मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट।
यूटीजीएसटी या स्टेट जीएसटी एक्ट में देखते हैं अगर, तो उसका मतलब क्या होता है? यूटीजीएसटी कौन सा वाला? विद लेजिस्लेचर। तो उसके इसमें क्या मतलब होता है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, जिसकी भी बात करें तो उस स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसको हम लेके चलते हैं। उसके बाद अगर विदाउट लेजिस्लेचर की बात करें तो उसके इसमें गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? मींस द एडमिनिस्ट्रेटर और एनी अथॉरिटी और ऑफिसर ऑथराइज्ड टू एक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको भी उसका एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया वो उसके लिए गवर्नमेंट कहलाएगा। ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज या एजेंसीज क्या होती है? तो रेगुलेटरी बॉडीज और एजेंसी का मतलब क्या हुआ कि ये वो बॉडीज हैं जो कि गवर्नमेंट के डेफिनेशन में नहीं आती, इसको हम गवर्नमेंट नहीं कह सकते। जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, इनलैंड वाटर सप्लाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इस टाइप के जो आपके एजेंसीज है, जो रेगुलेटरी बॉडीज है, जो कि चीजों को रेगुलेट करके रखते हैं हमारी कंट्री के अंदर, ये क्या गवर्नमेंट है? नहीं, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज है जो कि कई सारे काम को फुलफिल करती है, गवर्नमेंट के व्याप भी करती है, लेकिन ये गवर्नमेंट के डेफिनेशन में नहीं आती। तो ये जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए था, आपकी आंखें खोलने के लिए कि भैया यहां पे जो कुछ एग्जांपल दिए गए हैं ये सारे के सारे आपकी गवर्नमेंट नहीं कहलाते। नाउ मीनिंग ऑफ लोकल अथॉरिटी, बताइए जी लोकल अथॉरिटी का क्या मतलब है? क्या कह रहे हैं? लोकल अथॉरिटी हैज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 69 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड रिमीन्स द फॉलोइंग। कौन कौन सी चीजें लोकल अथॉरिटी में आती है? ये इंपॉर्टेंट किस सेंस में है कि क्या आता है वो तो छोटा छोटा कीवर्ड आपको याद रखना है, लेकिन इसके साथ एक चीज और आएगा भी कि लोकल अथॉरिटी में क्या नहीं आता, वो ध्यान रखना है। पंचायत लोकल अथॉरिटी कहलाती है, म्युनिसिपैलिटी लोकल अथॉरिटी कहलाती है, म्युनिसिपल कमिटी, जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है वो भी आपकी क्या कहलाती है? लोकल अथॉरिटी। कंटोनमेंट बोर्ड हो गया, रीजनल काउंसिल या फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गया, ये भी आपका क्या है? लोकल अथॉरिटी का पार्ट। डेवलपमेंट बोर्ड जो किसी आर्टिकल के द्वारा बनाया गया है वो भी क्या है आपका? और रीजनल काउंसिल जो आपका आर्टिकल 371A के द्वारा बनाया गया है वो भी क्या है आपका? लोकल अथॉरिटी। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या आएगी? जो अगला पैराग्राफ है, thus local authority includes only those bodies which are listed in the above definition। जो ऊपर बताई गई भैया यही सारी जो है ये लोकल बॉडीज हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं। It would not include other body which is merely described as a local body by virtue of any local law। मतलब लोकल लॉ के अंदर उसको कहा जा रहा है कि ये क्या है? लोकल अथॉरिटी है, लेकिन उसको हम नहीं मानेंगे। जीएसटी में जितनी बातें बताई गई यही सारी क्या मानी जाएंगी? लोकल अथॉरिटी। जैसे कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो डीडी है, ये क्या होती है? दिल्ली के हिसाब से क्या है? एक तरीके से ये लोकल अथॉरिटी है, लेकिन जीएसटी के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि इसको लोकल लॉ के तहत बनाया गया है, इसको हम लोकल अथॉरिटी मान के नहीं चलेंगे अपने जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जांपल देख लो जरा। फॉर एग्जांपल लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी सेट अप बाय स्टेट गवर्नमेंट टू अंडरटेक डेवलपमेंट वर्क्स लाइक डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, अहमदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ईटीसी आर नॉट क्वालिफाइड एज लोकल अथॉरिटी। तो ये क्लैरिफिकेशन ध्यान रखना है कि ये सारी जिस टाइप की अथॉरिटी होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की जाती है, जो कि जनरल डेवलपमेंट वर्क में काम करते हैं, ये आपकी लोकल अथॉरिटी के डेफिनेशन में नहीं आते ना। फिर आपने देखा कि सर्विस जब दी जाती है किसको? बिजनेस एंटिटी को, तो उसके लिए थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन थी। क्या कहा गया था कि भैया जो सर्विसेज दी जा रही है बिजनेस एंटिटी को वो एग्जेम्प्ट कब तक होंगी? जब तक उस बिजनेस एंटिटी का जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा वो क्या होगा? नीचे। कहां से नीचे? उस थ्रेशोल्ड से जहां तक उसको क्या मिलती है? रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन। उस थ्रेशोल्ड के अगर नीचे उसका टर्नओवर, तो जब तक वो क्या माना जाएगा? एग्जेम्प्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है तो। नाउ हाउएवर दिस एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड सर्विस। हमने देख लिया ना, स्पेसिफाइड सर्विस जो 3 बताई गई है उसके अंदर ये एग्जेम्पशन का कोई लेना देना नहीं है, वहां उसका टर्नओवर कितना भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 3 सर्विसेज की बात होगी तो वो हमेशा क्या रहेगा? टैक्सेबल। और साथ ही हमने देखा था कि रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी सर्विस होगा तो उस केस में भी हमारा ये टैक्सेबल होके रहेगा, इसके अंदर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। रेंटिंग इन रिलेशन टू इमोरल प्रॉपर्टी मींस, इसका मतलब क्या है? अलाउइंग, परमिटिंग और ग्रांटिंग एक्सेस, एंट्री, ऑक्यूपेशन, यूज और एनी सच फैसिलिटी होली और पार्टली in an immoral property with or without the transfer of possession or control of the said immoral property and includes letting, leasing, licensing and other similar arrangement in respect of immoral property। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। कि रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग चैप्टर में पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी तरीके से इमोरल प्रॉपर्टी को यूज करने की परमिशन दे देना, परमानेंट ट्रांसफर नहीं किया है, एक तरीके से भाड़े पे दिया है। ठीक है, इतना डीप याद करने की जरूरत नहीं है। आगे जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर एक्सीड कर जाएगा, जिसका टर्नओवर एक्सीड कर जाएगा, तो उसके इसमें क्या होगा? उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। और जीएसटी पे कैसे करना पड़ेगा? अंडर
रिवर्स चार्ज। अगर मैं गवर्नमेंट हूं, मैं आपको रेंटिंग कर रहा हूं इमोल प्रॉपर्टी का, और उस आप जो हो बिजनेस एंटिटी हो और आपका जो टर्नओवर है वो कितना है, एग्जम्पशन के लिमिट के पार है, तो उस केस में जो आपको रेंटिंग कर रहा हूं उसके अंदर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, पे करना पड़ेगा। और पे कैसे करना पड़ेगा, फॉरवर्ड चार्ज पे। क्या मैं आपसे जीएसटी लेके एज अ गवर्नमेंट मैं जमा करूंगा? नहीं, आपको जमा करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। ऐसा हमने कहां पढ़ा था, रिवर्स चार्ज वाले चैप्टर में। क्लियर? आगे, however reverse charge provisions are not applicable to renting of immobiliar property services provided to unregistered persons and where specified services are being provided to such business entity। क्या कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो रेंटिंग ऑफ इमोबिलियर प्रॉपर्टी कर रही है किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या वो रिवर्स चार्ज कितने पे कर पाएगा? नहीं, वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो तो बिजनेस एंटिटी वही होगी जो कि रजिस्टर्ड होगी, मतलब एग्जम्पशन की लिमिट के पार होगी, तब वो रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड होगी तभी जाके तो रिवर्स चार्ज में पे कर पाएगी। अगर वो खुद अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में रिवर्स चार्ज आपके एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, और वही चीज कह रहा है स्पेसिफाइड सर्विस के केस में भी आपका रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है तो वो टैक्स कलेक्ट करके जमा करेगा। ठीक है, उसके केस में रिवर्स चार्ज आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जांपल देखो, कह रहा है स्मॉल बिजनेस एंटिटी इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस रिलेटिंग टू कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज इन दिल्ली। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द एंटिटी इन द preceding financial year does not exceed the limit of rupees 20 lakh। कह रहा है 20 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, does not tax is payable on services received by it from the government or local authority। तो अगर इस केस में अगर उसको कोई सर्विस मिलती है गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से तो उसके ऊपर उसको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है और उसकी जो सीलिंग लिमिट है उससे भी वो नीचे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अब इसके अंदर कौन सी बातें होंगी, इसके अंदर वो बातें होंगी कि भैया आपने 4 सर्विसेज बता दी जिसके ऊपर टैक्स लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके अलावा कई सारी सर्विसेज ऐसी भी हैं जो क्या होंगी आपकी एक्सेप्ट। तो वो गहराई की बातें आपको यहां देखने को मिलेंगी। देखो, एंट्री 6 बताता है स्टिपुलेट्स दैट द सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, नंबर 1, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज था जो कि यहां पे नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं। प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू अ पर्सन अदर देन द गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी आर नॉट एग्जेम्प्ट। वो एग्जेम्प्ट आपका नहीं होता, उस पर टैक्स लगता है। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस लाइक, अब ये और भी सर्विसेज देते हैं जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, पासपोर्ट एप्लीकेशन, कलेक्शन ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑन कमीशन बेसिस। मतलब इस टाइप की सर्विसेज भी देते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करवाते हैं, कमीशन इनको उसके बदले में मिलता है। तो इस टाइप की अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है तो वो टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, वो भी टैक्सेबल होगी। इस टाइप की सर्विस को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडियरी सर्विसेज। मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो किसके बीच में काम कर रहा है, म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन और एक इंडिविजुअल के बीच में वो एज अ इंटरमीडियरी काम कर रहा है, कुछ एंसिलरी सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा है। दीज सर्विसेज आर इन द नेचर ऑफ इंटरमीडियरी और जनरली कॉल्ड एजेंसी सर्विसेज। जो चौथा वर्ड यहां पे उड़ा गया था वो इसे कहा जाता है एजेंसी सर्विसेज, जो यहां पे नहीं आ रहा था। ठीक है, तो एजेंसी सर्विसेज का मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिहाफ पे पैसे कलेक्शन करना और म्यूचुअल फंड अलॉट करने का काम कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कर रहा है। ठीक है, या फिर टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह जमा करवा रहा है, कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कर रहा है किसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के बिहाफ पे, या फिर टेलीफोन बिल जमा कर रहा है किसी गवर्नमेंट जो टेलीफोन कंपनी लाइक बीएसएनएल, एमटीएनएल उसके बिहाफ पे, तो उसके भी उसको क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। तो इस टाइप की सर्विसेज को क्या कहते हैं हम, इंटरमीडियरी सर्विसेज, बीच में वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, व्हिच इज आल्सो टर्म एज एजेंसी सर्विसेज। और एजेंसी सर्विसेज द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज लायबल टू पे टैक्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज कोई नहीं लगेगा, आपने देखा स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगता, तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, यहां पे उसको टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे 4 चीजें आई थी, कौन कौन सी, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी। तो उस एजेंसी को थोड़ा सा यहां पे डीप में बताया गया। ठीक है, नाउ however the following services provided by department of post are not liable to tax। मतलब कि भैया ये तो आपके टैक्सेबल बातें बता दी, अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कई सारी ऐसी सर्विसेज देगा जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, जैसे कि पहला एग्जांपल बेसिक मेल सर्विसेज नोन एज पोस्टल सर्विसेज सच एज पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिवली बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू मीट द यूनिवर्सल पोस्टल ऑब्लिगेशन। मतलब जो बिल्कुल न्यूनतम दर्जे की आपको पोस्टल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए इस टाइप की जो सर्विसेज देते हैं, मतलब कह लो बेसिक मेल चीजें, जो नॉर्मल पोस्ट होता है। ठीक है, तो वो वाली पोस्ट अगर वो वाली मेल सर्विसेज अगर दी जा रही हैं तो वो क्या है आपकी अभी भी एक्सेप्ट। नाउ अगला एक और काम देखो, ये करता है क्या, मनी ट्रांसफर करना। आपने सुना होगा पोस्ट ऑफिस में ये काम भी होता है, ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर के थ्रू, जैसे पहले जमाने में होता था कि मनी ऑर्डर के थ्रू पैसे एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो सेविंग अकाउंट्स वगैरह भी ऑपरेट करते हैं।
इशू ऑफ पोस्टल ऑर्डर्स, पेंशन पेमेंट्स एंड अदर सच सर्विसेज, तो ये भी क्या है आपकी एक्सेप्ट। ठीक है, तो वहां पे आपको सीधे से रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को 4 सर्विसेज देगा तो वो क्या है टैक्सेबल, उसके अलावा भी वो सर्विसेज देता है, वो सारी क्या है आपकी एक्सेप्ट। नाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये आपने देख लिया था कि भैया एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को अगर सर्विस देती है तो वो क्या होती है एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री नंबर 8, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड सर्विसेज। स्पेसिफाइड सर्विसेज में ये रूल नहीं लग रहा। सर्विसेज बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, ये चीज आपने देख लिया था कि भैया पंचायत को जो फंक्शंस दिए गए अगर वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं तो वो सारी सर्विसेज जीएसटी फ्री है, और म्युनिसिपैलिटी भी अगर ऐसी कोई फंक्शंस परफॉर्म कर रही है जो कि उसको दिया गया है गवर्नमेंट्स के द्वारा तो वो भी क्या है आपका जीएसटी से बाहर। ठीक है, अब इसको ही यहां पे डिफाइन किया गया था, एक बार इसकी और डीप में देख लो कि कैसे कौन कौन से काम है जो म्युनिसिपैलिटी करती है। तो फंक्शंस इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर द 12th शेड्यूल टू आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है, अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, रोड्स एंड ब्रिजेस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, conservancy and solid waste management, fire services, slum improvement and upgradation, promotion of cultural, educational and aesthetic aspects, provision of urban amenities and facilities such as parks, gardens, playgrounds, public amenities including street lighting, parking lots, bus stops and public convenience etc। तो इस टाइप की हरकतें कौन कर रहा है, बेसिकली इस टाइप के काम करने के लिए जिम्मेवार किसको बनाया गया है, म्युनिसिपैलिटीज को। ऐसे ही पंचायत के लिए क्या क्या चीजें हैं देखो, इंक्लूड्स व्हाट, एग्रीकल्चर including agricultural extension, animal husbandry, dairy and poultry, fisheries, small scale industries include food processing industries, drinking water, fuel and fodder, rural electrification including distribution of electricity, health and sanitation including hospitals, primary health centers and dispensaries, women and child development, public distribution systems। तो इस टाइप की जो चीजें उसके लिए कौन इन्वॉल्व है, पंचायत। जनरली मतलब रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए कौन इन्वॉल्व होता है आपका पंचायत, और टाउन्स वगैरह के डेवलपमेंट के लिए कौन इन्वॉल्व होते हैं आपके म्युनिसिपैलिटीज। इन शॉर्ट बाकी यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको बता दिए। ठीक है, तो ये भी क्या है आपकी एग्जेम्प्ट, इस टाइप के काम जो कर रहे हैं ये क्या माने जाते हैं आपके एग्जेम्प्ट। नाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट टू पीएसयूज, कॉर्पोरेट एंटिटीज, स्पोर्ट इवेंट्स हेल्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इतना पढ़ के मैं आपसे पूछूं तो आप बताओ इसका जवाब क्या दोगे। क्या कह रहा है, सर्विसेज दी जा रही है किसके द्वारा, पुलिस या फिर सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा। किसकी है ये पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की। और किसको दी जा रही है सर्विस, किसी पीएसयूज को या कॉर्पोरेट एंटिटीज को, या कोई स्पोर्ट्स इवेंट करवा रहा है उसको, हेल्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज। जैसे कि सपोज करो कि क्रिकेट स्टेडियम के बाहर पुलिस की सर्विस दी गई, जो क्रिकेट स्टेडियम का मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर था उसने पुलिस वालों की हेल्प मांगी कि भैया हमारे यहाँ क्रिकेट का इस तरीके से ये टूर्नामेंट वगैरह चलेगा और इसके लिए हमें कुछ पुलिस सिक्योरिटी की जरूरत होगी। उसने बात की कमिश्नर से जाके, कमिश्नर ने कहा ठीक है जी। तो क्या कमिश्नर लोग इसके पैसे लेंगे नहीं लेंगे, मतलब कमिश्नर लोग मतलब पर्सनली नहीं, एज अ गवर्नमेंट क्या इसके चार्ज करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल चार्ज करेगा। ठीक है, तो जब वो इस टाइप के चार्ज कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट इसके पैसे वो ले रहा है और सर्विस वो उनको दे रहा है, चाहे पीएससी को दे रहा हो चाहे इस टाइप के स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट वालों को दे रहा हो, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? प्राइवेट किसी कोई खास लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट जो है, मान लो प्राइवेट छोड़ दो, गवर्नमेंट जो है वो एक पीएससी को सर्विस दे रही है, पुलिस की या सिक्योरिटी की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये भी, और ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का मतलब इसके अंदर पुलिस हो गए, सीआरपीएफ हो गए वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, तो जब इस टाइप की सर्विस दी जा रही है पीएसयूज को, या फिर जो स्पोर्ट्स इवेंट मैनेज कर रहे हैं, या फिर कोई कॉर्पोरेट्स वगैरह, कोई कंपनी आपकी कोई कंपनी है, आपने रिक्वेस्ट की कि भैया हमारा ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस होना है, ऐसे ऐसे फंक्शन करवाना है, हमें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, हमें डर है कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। ठीक, तो इस टाइप की जब आप सर्विसेज मांगते हो गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट उससे आपके लिए क्या करेगी, आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करेगी, कुछ ना कुछ आपसे पैसे लेगी। लेट्स सपोज उसने 1 लाख रुपए चार्ज किया और आपको एक दिन के लिए सपोज 10 पुलिस वाले आपके यहाँ अलॉट कर दिए कि भैया आपके यहाँ सर्विस देंगे ये, और आपको सिक्योर रखेंगे, चीजें सारी स्मूथली मैनेज करेंगे। तो इस केस में इस 1 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है ना। तो ये एक यूनिकनेस है यहाँ पे कि भैया पुलिस या सिक्योरिटी की अगर सर्विस दी जा रही है किसी भी ऐसे पर्सन को, तो वो आपका जीएसटी उसके ऊपर लगता है। और लगेगा कैसे लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। तो बेसिक बात है, लगेगा तो कैसे लगेगा, रिवर्स चार्ज पे लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज कहां लगेगा, वो स्पेसिफाइड सर्विस केस में, उसके
इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कभी भी जीएसटी लगाएगी तो वो कैसे लगाएगी? अंडर रिवर्स चार्ज। तो वही कह रहा है, services provided by police security agency of government to PSU private business entities are not exempt from GST. Such services are taxable supplies and recipient, जो recipient है, are required to pay tax under reverse charge. जिसको भी सर्विस मिल रही है उसको रिवर्स चार्ज के अंदर पे करना पड़ेगा on the amount of consideration paid to government for such supply of services. एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा है, कह रहा था कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन बैंगलोर रिक्वेस्ट करते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को बैंगलोर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन एंड अराउंड द क्रिकेट स्टेडियम फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द क्रिकेट मैच। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अरेंज किया रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन, जो भी डिसाइड हुआ होगा वो कंसिडरेशन लिया और सिक्योरिटी एश्योर कर दी। इन दिस केस सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी बाय द पुलिस पर्सोनेल आर नॉट एग्जेम्प्ट एज द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन द कंसिडरेशन पेड एल्बिट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सिंपल है, मतलब क्या हुआ कि ऐसी को एग्जम्पशन कहीं नहीं दी जा रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ऑल्दो इसके ऊपर आपको अलग से रोशनी दी गई है, मतलब कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर हमने देखा था नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें समझ में आ गया था अपने को कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर फाइन पेनल्टी दी जा रही है गवर्नमेंट को तो जीएसटी नहीं लगता, लेकिन फाइन पेनल्टी अगर दी जा रही है अदर देन गवर्नमेंट को तो उस केस में आपका जीएसटी एप्लीकेबल होता है। देखिए जरा, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द कंडीशन नॉर्मली स्टिपुलेटेड इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गवर्नमेंट जब भी कॉन्ट्रैक्ट से करती है, जैसे ब्रिज बनाने की बात करती है या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की बात करती है गवर्नमेंट जनरली, तो उस केस में वो ये वाली चीज को जरूर रखती है कि अगर तुमने टाइम पे काम नहीं किया तो तुम्हें उसके ऊपर पेनल्टी या फाइन वगैरह लगाया जाएगा। ऑल्दो अदर देन गवर्नमेंट भी करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो ये करते ही करते हैं। द एग्रीमेंट entered into between the parties stipulated that both the service provider and service recipient abide by the terms and condition of the contract. एग्रीमेंट किया इन्होंने और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसका फॉलो इनको करना पड़ेगा। In case any of the parties breach the contract of any reason including non-performance of the contract, then such person is liable to pay damages. उस पर्सन को damages पे करने पड़ेंगे in the form of fines or penalties to the other party. Tolerating non-performance of contract is an activity or transaction which is treated as supply of service. मतलब कि आपने परफॉर्मेंस नहीं की और मैं उस बात को भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं आपसे क्या ले रहा हूं, फाइन। तो ये जो मैंने टॉलरेट किया नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी क्या है, एक प्रकार से सर्विस, जिसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन। ठीक है, जीएसटी का नाउ and the person is deemed to have received the consideration, वहां पे उसको consideration मिलेगा in the form of fines या penalties and is accordingly required to pay tax on such amount. उसको करना पड़ेगा, कब नहीं करना पड़ेगा उसको देखो। However, in case of supplies made to government services by way of tolerating the non-performance of contract by the supplier of service is covered under the exemption under entry number 62 of the notification. Thus, any consideration received by the government, consideration किसको मिल रहा है, गवर्नमेंट को मिल रहा है, फ्रॉम एनी पर्सन और सप्लायर फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। मतलब वो अगर किसी और अदर देन गवर्नमेंट होगा तो उसके इसमें जीएसटी आपका एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर वो कंसिडरेशन जो फाइन पेनल्टी है वो किसको मिल रही है, गवर्नमेंट को, तो उसके इसमें जीएसटी आपका नहीं लगेगा। एग्जांपल देखो, बहुत ही बढ़िया है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है। PWD of Karnataka entered into an agreement with Messrs ABC, a construction company, for construction of its office complex for an agreed consideration. कर लिया इन्होंने एग्रीमेंट। आगे in the agreement dated 10th July, it was agreed by both the parties that Messrs ABC shall complete the construction work and hand over the project on or before 31st December. इन्होंने एग्री किया था कि 31 दिसंबर से पहले कामकाज हो जाएगा और प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया जाएगा। It was further agreed that any breach of the terms of contract by either party would give right to the other party to claim for damages or penalty. अगर ब्रीच होता है तो जो दूसरी पार्टी होगी वो आपसे क्लेम या डैमेजेस वगैरह मांग सकती है। Messrs ABC did not complete the construction and did not hand over the project by the specified date. उन्होंने काम पूरा नहीं किया, प्रोजेक्ट हैंड ओवर नहीं किया। स्पेसिफाइड डेट का मतलब 31 दिसंबर। As per the contract, the department asked for damages penalties from Messrs ABC and threatened to go to the court if not paid. उनसे कहा कि भैया हमें नुकसान हुआ है, यहाँ पे पे करो और अगर नहीं दोगे तो हम कोर्ट चले जाएंगे। Resultantly, Messrs ABC paid an amount of rupees 10 lakh to the department. अब उसके क्या करना पड़ा, ABC को 10 लाख रुपए पे करने पड़े for non performance of the contract. Amount paid by Messrs ABC to department is exempt from payment of tax.
ये अमाउंट एबीसी दे रहा है, किसको दे रहा है, पीडब्ल्यूडी को दे रहा है, जो कि क्या है एक तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो इसलिए यहां पे उस 10 लाख के ऊपर जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर ये अदर देन पीडब्ल्यूडी होता तो उस केस में 10 लाख के ऊपर जीएसटी भी आपका जाता। क्लियर? चलिए जी, तो ये सारी बातें थी गवर्नमेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। इसमें इतना ही था, थोड़ा लेंथी है लेकिन काफी सारे की पॉइंट्स और काफी सारे इंपॉर्टेंट है और सवाल इसमें से आपके एग्जाम में बनते हैं। आगे के सर्विसेज धीरे धीरे वो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट होते जाएंगे, लेकिन यहां तक का एरिया जो था ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का था। ठीक है, यहां तक का कोई डाउट, कोई सवाल हो तो पूछो।